स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा पाठ 2 महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आज हम महाकवि माघ का जो प्रभात वर्णन पाठ है, इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ महाकवि माघ का जो प्रभात वर्णन पाठ है, संक्षिप्त में इसके सारांश को समझ लेते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। प्रभात वर्णन अर्थात प्रभात का अर्थ होता है सुबह का जो वातावरण होता है उसका वर्णन। संस्कृत साहित्य में प्रकृति वर्णन पर्याप्त समृद्ध है। इसे समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का अद्वितीय स्थान है। प्रस्तुत निबंध में देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपका कई बार आ जाता है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ये है निबंध विधा की रचना। तो प्रस्तुत निबंध में महाकवि माघ के प्रभात वर्णन से संबद्ध हृदय स्पर्शी स्थलों को निबंधकार ने हमारे सामने रखते हुए बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखाया है कि किस तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्वधुएं अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन है। अर्थात उन्होंने यहाँ बताने का प्रयत्न किया है कि जो प्रकृति है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं जो दिग्वधुएं अपनी अपनी क्रीड़ाओं में अर्थात किस प्रकार से मग्न हैं, और मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को मूर्तिवान करने में महाकवि माघ को कितनी सफलता मिली है। कैसे सूर्य की रश्मियाँ अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती हैं। यहाँ लेखक ने बताने का देखिए बच्चों प्रयास किया है किस प्रकार सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अंधकार को किस प्रकार से नष्ट करती हैं और जीवन में हमारे प्रकाश से भर देती हैं। रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से, और उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो चंद्रमा होता है वह शीतल किरणों से रजनीगंधा को किस प्रकार प्रमुदित कर देता है अर्थात आच्छादित कर देता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्वधुओं से कैसे प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता के भाव से भर उठते हैं। कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान लेकर चंद्रमा दिग्वधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप का भाजन बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है। इन सब का बड़ा मनोहारी चित्रण इस निबंध में किया है। सूर्य और चंद्रमा के उत्थान और पतन को देखकर लेखक कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का उत्थान पतन, सूर्य जब निकलता है तभी चंद्रमा का आगमन होता है, और जब चंद्रमा का आगमन होता है तब सूर्य अस्त हो जाता है। पतन को देखकर मनुष्य मात्र की जीवन की परिवर्तनशीलता के प्रति आश्चर्य नहीं होता है और इस शाश्वत नियम के प्रति उसका विश्वास दृढ़ होता जाता है। इस तरह प्रभातकालीन सौंदर्य की विविध रेखाओं को अंकित करते हुए निबंधकार ने अत्यंत प्रभावोत्पादक एवं सरस ढंग से मनुष्य मात्र को प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा दी, अर्थात इस संभावना पर उन्होंने बल दिया। तो बच्चों, आज का हमारा जो इसमें गद्यांश है वो इस प्रकार है कि पूर्व दिशारूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है, वह यह सोचती सी है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा। लेखक यहाँ देखिए कहते हैं कि पूर्व दिशारूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है, वह हंस सी रही है, वह यह सोचती सी है चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही ना रहा इसकी दीप्ति भी। दीप्ति का अर्थ होता है बच्चों चमक, अर्थात इसकी दीप्ति बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। इसी से दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये गद्यांश मैंने आपको यहाँ पढ़ के इसलिए बताया कि आप इसकी जो व्याख्या है उसके भावार्थ को किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हम किसी भी गद्यांश के सबसे पहले हम उसके पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं। चाहे तो आप संदर्भ के रूप में लिखिए, संदर्भ में भी पाठ और लेखक का नाम होता है, और अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया था, आपके पाठ का नाम है जो आप ये गद्यांश पढ़ रहे हैं, इस गद्यांश के पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और लेखक इसके हैं बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।
इसके बाद अब हम इसके कई बार आप देखिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आ जाता है आपके पेपर में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसकी व्याख्या किस प्रकार समझेंगे? संदर्भ अगर लिखना है तो व्याख्या को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत यहाँ पे संदर्भ लिखना बता देती हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके लेखक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब इसमें हम इसका प्रसंग समझ लेते हैं कि लेखक ने इसमें प्रसंग में हम बच्चों वो लिखते हैं जो इसमें बताया गया। तो इसके किसके बारे में इसका वर्णन किया गया है? तो देखिए, लेखक सूर्योदय से पूर्व उषाकालीन आकाश का वर्णन करते हुए पूर्व दिशा को नायिका और पश्चिमी दिशा को परकीय अर्थात नायिका तथा चंद्रमा को नायक मानकर बड़ी ही सुंदर और मधुर कल्पना प्रस्तुत करते हुए कहता है। वो क्या कहता है वो हम इस व्याख्या में समझेंगे। लेखक कहता है, लेखक ने सूर्य के उदय होने से पूर्व, ठीक है, पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इसमें बहुत ही भली मालूम होती है। लेखक कहते हैं कि जो पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की जो प्रभा है, उसकी जो चमक है वह बहुत ही भली मालूम होती है। इस समय उसकी जो शोभा है बहुत ही आकर्षक सी प्रतीत हो रही है। पूरब दिशा में जो लाल लाल प्रकाश फैल गया है, ठीक है, सूर्य जब उदित होता है तो वह हल्की सी लालिमा के साथ उदित होता है। उसे देखकर वह हंसती सी प्रतीत हो रही है, अर्थात वह ऐसा लग रहा है कि वह हंस रहा है। वह अस्त होते चंद्रमा को देखकर सोचती सी प्रतीत हो रही है। वह सोचती है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया। आगे लेखक कहते हैं कि वह अस्त होते चंद्रमा को देखकर ऐसा सोचती सी है कि जब तक चंद्रमा उसके साथ रहा अर्थात पूर्व दिशा में निकला तब तक वह उदित हो रहा है। उसकी प्रकाश भी खूब बढ़ता गया। भाव यह है, लेखक कहते हैं कि उनका जो तात्पर्य है वो इस प्रकार है कि जब चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होता है अर्थात पूर्व दिशा से जब निकलता है तब तक वह खूब चमकता है और उसकी जो कांति होती है अर्थात जो उसकी चमक होती है बढ़ती जाती है, परंतु अस्त होते समय पश्चिम में डूबने लगता है, तब तक प्रकाशहीन हो जाता है। आगे वो कहते हैं हीन दीप्ति होकर अर्थात उसकी जो चमक धीरे धीरे पतित हो रहा, जब जो उसका अस्त होता है वो किस प्रकार से होता है, मतलब वो चमक नहीं होती उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होता है तब तक चमकता है और उसकी कांति बढ़ती जाती है, परंतु जब अस्त होते समय पश्चिम में डूबने लगता है अर्थात जब चंद्रमा डूबने लगता है, उसका चंद्रमास्त होने लगता है, तब तक प्रकाशहीन हो जाता है। सूर्य के उदय से पूर्व दिशा में प्रातःकालीन प्रकाश फैल जाता है। लेखक कहते हैं कि सूर्य के उदय से पूर्व दिशा में प्रातःकालीन प्रकाश होता है वह फैल जाता है। इससे पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने ईर्ष्या सी मुस्कुराती रही। लेखक कहते हैं कि वही पूर्व दिशा रूपी स्त्री का मुस्कुराना है। एक स्त्री का अपने प्रेमी को अन्य स्त्री के पास जाते देखकर ईर्ष्या करना स्वाभाविक होता है, ठीक वैसे ही चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी स्त्री से मिलने के आनंद में इतना मस्त है कि उसे पूर्व दिशा रूपी स्त्री के हंसी मजाक करने की परवाह ही नहीं है। वह पूर्व दिशा की ओर देख भी नहीं रहा है। लेखक कहते हैं कि वह चंद्रमा को उसके हंसी मजाक करने की बिल्कुल भी अर्थात उसकी तनिक भी परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में, वह अपने ही अस्त और उदय में इतना व्यस्त रहता है कि उसे किसी के हंसी मजाक की कोई भी परवाह नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए, इसमें प्रश्न आपके दे रखे हैं, पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की दीप्ति में क्या परिवर्तन आता है? पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की जो दीप्ति होती है उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो इसमें आप बताइए, इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की दीप्ति में क्या परिवर्तन होता है और उसकी कांति, परंतु जब अस्त होने के समय पश्चिम में डूबने लगता है तब वह प्रकाशहीन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा वह प्रकाशहीन हो जाता है अर्थात उसकी जो चमक होती है, उसकी कांति होती है वह कम हो जाती है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, कौन चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुराती रही है? कौन चंद्रमा को देख देख कर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुराती रही है। सूर्य और जो पूर्व दिशा है वह
चंद्रमा को देखकर, अर्थात जो पूर्व दिशा है वह चंद्रमा को देख देखकर पूर्व प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है। किस कारण चंद्रमा पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं करता। लेखक कहता है किस कारण से, अर्थात वह उसकी परवाह नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी स्त्री से मिलने के आनंद में इतना मस्त है कि उसे पूर्व दिशा रूपी स्त्री के हंसी मजाक की परवाह नहीं है, क्योंकि वह पूर्व दिशा की ओर देख भी नहीं रहा है, अर्थात वह अपने ही कार्य में इतना व्यस्त है। दिशा रूपी स्त्री का मुस्कुराना वह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। इसके बाद है बच्चों, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। देखिए यहाँ पे, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को हैं पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं, उधर कमल खिलने को हैं पर अभी पूरे खिले नहीं हैं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं, और गुंजा रब के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। देखिए आपका ये दूसरा गद्यांश है वो इस प्रकार है। लेखक कहते हैं, लेखक ने इसमें इसकी जो व्याख्या है उसमें बताते हुए कहा है कि जब कमल और कुमुद दोनों सौंदर्य में निराले हैं, वो कहते हैं कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं। वो कहते हैं जब कमल अच्छे लगते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो कहते हैं जब कमल खिलता है तब कुमुद की पंखुड़ियाँ बंद रहती हैं, और जब कुमुद खिलता है तब कमल जो होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वह बंद रहती हैं। इसके बाद है दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती। आगे लेखक कहते हैं केवल प्रभात में दोनों की दशा एक जैसी दिखाई देती है, कि जब सुबह होती है, लेखक कहते हैं कि प्रातः समय दोनों की जो स्थिति होती है वो एक जैसी रहती है। कमल आधा खिला होता है और कुमुद की पंखुड़ियाँ आधी बंद हो चुकी होती हैं। आगे इसके बाद आपका कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं। लेखक यही कहते हैं कि जब कुमुद आधे खिलते हैं तब कमल नहीं खिलते, और जब कमल खिलते हैं तो कुमुद नहीं खिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक की शोभा आधी ही प्राप्ति हुई और दूसरे की शोभा आधी ही रह गई। परिणाम स्वरूप दोनों की पंखुड़ियों पर, लेखक कहते हैं एक की शोभा आधी रह जाएगी और दूसरे की जो होती है वह आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, आगे लेखक कहते हैं कि परिणाम स्वरूप दोनों की पंखुड़ियों पर भ्रमर अर्थात जो भौरे होते हैं वह मंडराते हुए गुंजार करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि भ्रमर वृंद कमल और कुमुद दोनों की प्रशंसा करते रहते हैं, और इससे स्पष्ट यही होता है कि प्रभात के समय कमल और कुमुद दोनों ही सम्मानित होते हैं, दोनों में ही समरूपता पाई जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात दोनों में ही समरूपता पाई जाती है, दोनों ही समान स्थिति में होते हैं। ठीक है, गुंजारब के बहाने दोनों ही प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कमल और कुमुद दोनों ही जो भंवरे होते हैं उनके गुंजारब के कारण प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। इस समय का जो वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि इस समय एक समता सी अर्थात समानता इन दोनों के रूपों को देखकर प्रकट होती है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस दृश्य का वर्णन किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस दृश्य का वर्णन किया है? प्रस्तुत गद्यांश में आप उत्तर में लिख सकते हैं कि प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन किया है। किस समय कमल और कुमुद दोनों में तुल्यता देखी जाती है? किस समय? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसमें देखिए किस समय लेखक कहता है किस समय कमल और कुमुद दोनों में तुल्यता अर्थात समानता देखी जाती है।
तो बच्चों आप बताइए, जैसा कि भी मैंने आपको इसमें पढ़ के बताया कि प्रभात के समय कमल और कुमुद दोनों ही सम्मानित होते हैं और दोनों में समानता अर्थात तुल्यता देखी जाती है। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, भ्रमर दोनों पर मंडराते हुए गुंजा रथ के बहाने किसके गीत गा रहे हैं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं, भ्रमर कुमुद और कमल पर मंडराते हुए दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपका बच्चों तीसरा जो गद्यांश है वो इस प्रकार है, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायिनी श्री शोभा के साथ क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब अकेले ही मौज कर रहे हैं। तो बच्चों इस गद्यांश की जो व्याख्या है उसको हम इस प्रकार समझते हैं कि लेखक कहते हैं कि महामहिम अर्थात महिमा में भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विस्तृत समझ लेते हैं। इसके थोड़ा प्रसंग क्या है। प्रस्तुत गद्यांश में सूर्योदय के पश्चात आकाश में विराजित भगवान भास्कर की शोभा का वर्णन करते हुए कवि क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो इस प्रकार है कि सूर्योदय होने के पश्चात भगवान भास्कर आकाश में निर्द्वंद्व विहार कर रहे हैं अर्थात भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वे सारे नक्षत्रों का विनाश करके रात्रि के अंधकार का अंत कर अपनी पत्नी शोभा के साथ आकाश रूपी क्षीर सागर में विहार करते हुए ठीक उसी प्रकार से शोभित हो रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मी को धारण करके उनके साथ क्षीर सागर में अकेले ही विराजते हैं अर्थात उनके साथ क्षीर सागर में वह विहार कर रहे हैं अर्थात घूम रहे हैं। जिस प्रकार प्रलय के पश्चात, आगे देखिए इसमें वो कह रहे हैं प्रलय बात की बात में कर देते, वो प्रलय की जो बात होती है, विनाश की जो बात होती है, वो अपनी बातों में प्रकट कर देते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके, आगे देखिए लेखक कहते हैं जिस प्रकार प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी परम शोभाशालिनी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में जाकर शयन करते हैं, कल्पना में भगवान बात की बात में सारे विश्व का संहार कर देते हैं। मतलब एक कल्पना की है लेखक ने कि भगवान बात की बात में ही सारे विश्व का किस प्रकार संहार कर देते हैं, सारा संसार जलमग्न हो जाता है। ठीक है, और भगवान विष्णु अकेले लक्ष्मी सहित और क्षीर सागर में जा विराजते हैं अर्थात वहाँ निवास करते हैं। ठीक यही दशा भगवान भास्कर था, जो भास्कर किसका पर्यायवाची है बच्चों, सूर्य का। ठीक है, तो ठीक यही दशा भगवान सूर्य की हो जाती है। प्रभात हो जाने पर वे अपनी पत्नी शोभा के साथ आकाश में विहार करते हैं। आगे जो लेखक है वो कहते हैं कि सुबह के समय प्रभात के समय भगवान सूर्य अपनी पत्नी शोभा के साथ अकेले ही आकाश मंडल में मौज कर रहे हैं अर्थात भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे गद्यांश का पाठ क्या है बच्चों, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको समझाई ही दी है, जिसको आप अपने शब्दानुसार इससे समझकर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य, उसकी आभा एवं आकाश को किसके समान चित्रित किया है।
तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य, उसकी आभा एवं आकाश को दिन चढ़ाने के समान चित्रित किया है, अर्थात प्रभात के समान चित्रित किया, जो सुबह का समय प्रभात के समान ही इसमें वर्णित किया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर कहाँ विराजते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इस प्रश्न का उत्तर है कि जो भगवान विष्णु हैं वह लक्ष्मी को साथ में लेकर क्षीर सागर में, कहाँ विराजते हैं बच्चों, क्षीर सागर में विराजते हैं। इसके बाद है आपका अंतिम जो प्रश्न है इस गद्यांश का, वो इस प्रकार है, गद्यांश में किस समय के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे कि गद्यांश में प्रातःकालीन के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया। प्रातःकालीन अर्थात सुबह के समय का अलंकारिक वर्णन इसमें प्रस्तुत किया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बच्चों इस पाठ के जो आपके जो तीनों गद्यांश थे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। इसको आप कॉपी पर इस वीडियो को देखकर समझकर लिखने का प्रयास करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप वीडियो को बीच में स्किप करके रोक के देख सकते हैं।